हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न प्रो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपने ध्यान से सुना, मैंने आज ट्रेडर्स नहीं दोस्तों कहा। इसका मतलब ये वीडियो उन सब के लिए है, या तो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और या तो वो अभी अभी जॉब शुरू कर रहे हैं या करते आ रहे हैं लंबे समय से। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप एज अ एजुकेशनल पर्पस में ही समझिए। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एनालिसिस है। अगर आपको ये एनालिसिस सही लगे तो आप इसके साथ जाए, ना लगे तो आप बिल्कुल अपने या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो हमेशा कहते रहते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है ही नहीं कि मैं सेव कर सकूं, इन्वेस्ट कर सकूं। मैं कमाता ही इतना सा हूं, 15-20 हज़ार कमाता हूं, इसमें सारा पूरा महीने का खर्चा निकल जाने के बाद 4-5 हज़ार बचते हैं मेरे हाथ में। तो ये सभी जो आप लोग बातें कहते हो, ये वीडियो आप सबके लिए है कि क्यों सेव करना ज़रूरी है और क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। याद रखिएगा, हर इंसान छोटे से ही शुरू करता है। सभी कोई एक रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। सिमिलरली मैं भी नहीं बिलोंग करता। तो हमारे पास लाख लाख रुपए बिल्कुल शुरुआती दौर से नहीं होते हैं, और ना ही सबकी 12-15 लाख की नौकरी शुरुआती दौर पर लगती है। ठीक है, तो शुरुआती सब कोई छोटा से ही करता है। इनफैक्ट जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी तो मैं मात्र 4,000 रुपये महीने के कमाता था, और फिर वहाँ से मेहनत करते 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 15-20 हज़ार महीने का पहुँचा, और फिर लाख तक गया, और आज बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा जर्नी है, इस पूरे के पूरे जर्नी में ना मेरा एक्सपीरियंस सेम रहा, ना मेरी ग्रोथ सेम रही, ना मेरी इनकम सेम रही, और इसी हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो इन सभी चीज़ों को आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा म्यूचुअल फंड में, कौन से एप्लीकेशन के थ्रू मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, कौन से म्यूचुअल फंड्स को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है या नहीं है, वो सभी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथ ही में मैंने क्या कमाया नहीं कमाया वो भी एग्जैक्टली मैं आपको लाइव शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं भी बहुत ही छोटा सा अमाउंट अर्न करता था, और जब मैं 15-20 हज़ार रुपये महीने के अर्न करता था तभी मैं ये बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, इस तरह की किताबें मैं पढ़ा करता था। आज से 5-6 साल पहले की बात होंगी ये। ठीक है, और उस दौरान पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया था कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस दौरान मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे 80% रिटर्न, 100% रिटर्न बनाना है। मुझे बस इतनी सी बात पता थी कि पैसे सेव करने ज़रूरी है। तो जब मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं आइडिया था तो मैं क्या करता था कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल देता था। जैसे बजाज के एफडीज आते हैं, उसमें मैंने डाला था। क्यों? थोड़ा सा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा रहता है उनका। उस समय मुझे शायद से जितना याद है 9% का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय मिला करता था। तो मैंने उस पर कर दिए थे अपने इनिशियल डेज के जो भी मैं इनकम करता था। लेकिन मुझे हमेशा फील होता था, क्योंकि मैं इस तरह की किताबें, वीडियोस, ऑडियो बुक्स पढ़ रहा था, तो मुझे हमेशा ये रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और अलग तरह की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि जिससे मेरा इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ आए, और तभी मेरी नज़र म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्रीज़ की तरफ पड़ती है। लेकिन मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल ये था कि जो चीज़ मैं नहीं समझता उस चीज़ में मैं एंटर नहीं करूँगा। तो इसीलिए पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में पढ़ना शुरू करा। तो यूट्यूब में मैं काफ़ी चीज़ करता था, सीखता था, देखता था। उसके बाद मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक कोर्स खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का रास्ता हम तय करेंगे। तो उस समय प्रांजल कामड़ा की फिनोलॉजी जिनका ब्रांड है, उनकी एक कोर्स आती थी म्यूचुअल फंड के ऊपर, जिसकी कीमत शायद 4 या 5 हज़ार रुपये थी। तो मैंने वो खरीदी थी और मैंने उसको पढ़ा था। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा प्रिंसिपल ये था कि जो चीज़ मैं नहीं समझता उसमें मैं पैसे नहीं डालूंगा, गैम्बल नहीं करूंगा, ज़्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में अपने मेहनत से कमाए हुए वाले पैसे को मैं गवाऊंगा नहीं। ये पहला प्रिंसिपल था मेरा, और इसको मैं स्टॉक मार्केट में आज भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं जानता मैं उस पर नहीं कूदता हूँ। जैसे मुझे बहुत अच्छे से क्रिप्टो करेंसी समझ नहीं आती थी, जैसे जब मैं इन्वेस्टिंग करता था, अभी धीरे धीरे हम बताएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये बात है कि जब मैं जो चीज़ नहीं समझता मैं किसी के बोलने पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता।
क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कि एग्जैक्टली वहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनके पूरे कोर्स को करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, समझ आया कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमारे फंड्स का ब्रेकडाउन होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से मेरी म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू हुई। क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे नहीं रहते थे, लेकिन मैं अग्रेसिवली सेव करता था। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर खर्च नहीं रहता है, मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता नहीं हूँ, तो इसी कारण से मैं इन्वेस्ट और सेव बहुत अच्छे से कर पाता था। तो मैंने शुरुआत करा था लगभग 2018 में, अक्टूबर के साइड में मैंने शुरुआत करी थी 5,000 रुपये से। उसके पहले एक्चुअली में मैं मई जून से शायद से 1,000-1,500 रुपये के SIP करता था। वो मैं करता था शायद से SBI का डायरेक्टली म्यूचुअल फंड होता है, वहाँ से करता था। लेकिन उसके बाद मैंने ग्रो में फुल फ्लेजेड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ठीक है। तो ग्रो जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप यूनिट्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बहुत ही इजी है। एप्लीकेशन भी बहुत सिंप्लीफाइड है, उनके खास कोई चार्जेस भी नहीं है। तो मुझे वो बहुत पसंद आया था, तो मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था अक्टूबर से। और बाकी उसके पहले से जो मैं कर रहा था वो बहुत ही छोटे अमाउंट पे मैं SBI के म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली करता था। और 4-5 हज़ार से मैंने शुरू करा था। देखते देखते जब मेरी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी तो मैं लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट किया करता था, ज़्यादा अमाउंट में। कब? जब मार्केट गिरेगा या जब मुझे लगता था कि काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है, क्योंकि उस समय मुझे चार्ट्स वगैरह की समझ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, ठीक है। तो इसी कारण से मैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा था। आज भी मेरा SIP चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड नहीं करता। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है कि चाहे आप कोई भी फील्ड में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आप अपने पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरा NPS में भी इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये सारे तरफ से जो है ना डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। मोर ओवर अगर आपकी इनकम अच्छी है तो डेफिनेटली डाइवर्सिफाई आपको करना ही पड़ेगा, सो दैट आपको टैक्स से बचत भी थोड़ी सी मिल सके। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। और देखते 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 अगर मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ तो चलिए स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स में मैं यहाँ से नहीं करता ग्रो पे, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। म्यूचुअल फंड है आपका, अभी आप देख सकते हो करंट वैल्यू जो है 6,59,000 है, इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़ है, टोटल रिटर्न जो है 31% का 1.5 लाख रुपीज़ का है, और XIRR जो है वो 21.7% का है। लेकिन ये जो है ये मेरे रियल वैल्यूज़ नहीं है। मैं एक बार आपको पोर्टफोलियो इनसाइट पे लेकर चलूँगा और ऑल दबाऊँगा, तो अब आपको जो दिख रहा है दिस इज़ माय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने शुरुआत करा था, जो कि आप देख सकते हैं 1,000 रुपये से शुरू हुआ था सितंबर के 2018 में। और वहाँ से 1,000 रुपये, 500 रुपये करके मैं इन्वेस्ट करता था। और लमसम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा पैसे आते थे तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया करता था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और उसके बाद कोविड का क्रैश आया था, राइट। तो कोविड के क्रैश में 7.1 लाख था, जो ये 7.2 लाख से ये गिर के ये आ गया आपके 5 लाख पर। और फिर वो 5 लाख से वो बढ़ते 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 चला गया 14 लाख पर। और यहाँ से ये जो डिप है, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, दिस इज़ नॉट मार्केट फॉल और पोर्टफोलियो पे फॉल नहीं है। और इनफैक्ट ये जो फॉल है ये भी पोर्टफोलियो का फॉल नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। लेकिन आप ओवरऑल देख सकते हो 14.5 लाख का हाई लगाया हुआ है, 14.5 लाख। इसमें इन्वेस्टमेंट मेरा रहा होगा लगभग 7 से 8 लाख रुपए का इन टोटल, 8 लाख के आसपास या 9 लाख के आसपास मैक्सिमम टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 9 लाख रुपीज़ का भी जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, क्या ये इनिशियल स्टेज में, क्या ये यहाँ 2018 में था मेरा? बिल्कुल नहीं, राइट। ये बिल्कुल यहाँ नहीं था। इनफैक्ट क्या यहाँ तक भी 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था? नहीं था। मेरा 9 या 10 लाख का जो भी, 8-9 लाख का जो भी इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ वो लगभग इस एरिया पर था, ठीक है। तो 8 से 9, या फिर मैं कह सकता हूँ इस एरिया पर है, ठीक है। टोटल 8 to 9 लाख का इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि SIP के मोड में मैंने जब शुरुआत किया था 18 में से लेकर ये आज या जुलाई तक आप देखोगे, तब तक में मैंने ये टोटल 8-9 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है। यानी कि 4 साल के अंदर स्प्रेड, इवनली स्प्रेड करके 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपए डाल के, और जब पैसे ज़्यादा रहते थे मेरे पास लमसम कर करके, इस तरीके से 4 साल में मैंने
ये 8 से 9 लाख रुपया डाला है और उस पे ये जो है मेरा वैल्यू 14,50,000 तक चला गया था। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 5.5-6 लाख का ग्रोथ है, ठीक है। और ये नवंबर की बात है, जुलाई की बात नहीं है। जुलाई तक में मैं बता रहा हूँ आपको कि 8-9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। इसके पहले तो यहाँ तक शायद से आप रिड्यूस कर दो, लगभग आप 15,000 रुपये इंटू लगभग आप 1-1.5 लाख रुपये माइनस कर दो, मतलब 7 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहा होगा। तो नियर अराउंड ये 100% का रिटर्न है, 100% से थोड़ा ज़्यादा का रिटर्न है, करेक्ट। तो ओवरऑल ये रही थी मेरी जर्नी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये सेल ऑफ है। सेल ऑफ यानी कि अगर आप लोग मुझे यूट्यूब में पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अगस्त में और अक्टूबर के दौरान, ये अगस्त से आसपास से ही मैंने बोल दिया था कि मार्केट बहुत हाईली वैल्यूड है और यहाँ पे फॉल आने के 100% चांस है। अगर आपको ये नहीं पता है, आप जाइए यूट्यूब में, हमारे पुराने वीडियोस जो है अगस्त के आसपास के, उन वीडियोस को आप प्ले करिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर मैंने बार बार बताया है एनालिसिस में कि मेरे लिए मार्केट ओवर वैल्यूड है और यहाँ से फॉल आने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहीं पे सेल ऑफ करना शुरू किया था। और आपको दिखाई देगा अगर आप स्टॉक मार्केट के चार्ट को अगर आप खोलोगे भी, निफ्टी के चार्ट को, तो ये आप देख सकते हो अक्टूबर नवंबर में इसने हाई लगाया है और उसके बाद ये फॉल करता चला गया। इसको वीकली पे करते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए आप, अक्टूबर या नवंबर तक में इसने हाई लगाया था, उसके बाद से लेकर आज तक 7-8 महीने तक ये लगातार फॉल करता गया है। इनफैक्ट मैंने इस एरिया पर बता दिया था कि मैं अब बुलिश हो चुका हूँ, राइट। ये अब रिसेंट की बात है, बट ओवरऑल जो मैं बता रहा हूँ कि इस एरिया पर मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे अब ओवर वैल्यूड हो गया है, यहाँ से निकलना बेहतर है। तो मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है वो मैंने निकाल लिया, ठीक है, वो पूरा मैंने निकाल लिया। अब ये जो चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रॉफिट पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि 7-8 लाख रुपए के आसपास मेरी इन्वेस्टमेंट थी ओवरऑल और उसमें से वो सारा मैंने निकाल दिया। और आप बचाइए, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप अगर देखोगे तो सिर्फ 5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट बचा है। यानी कि अगर आप देखोगे तो 10 लाख से ज़्यादा मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, राइट। ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा मैंने निकाल दिया और अभी जो वैल्यू चल रही है वो है लगभग 6.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए मैंने वहाँ से निकाले और मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर लिया, ठीक है, बिजनेस पर्पस में अपना ऐड कर लिया। ये सभी चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास यार महीने के 4,000 5,000 बचते हैं, मैं कमाता ही 15-20 हज़ार हूँ। अगर वो मैं सोचता तो ये देखने को मुझे नहीं मिलता। और इसीलिए ये वीडियो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, याद रखिए बात, ये वीडियो आप सबके लिए है। चाहे आप महीने के 15,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, कोई भी कितना भी कमाता है, डजेंट मैटर, आपको सेव करनी ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ म्यूचुअल फंड में। आप यहाँ पे देखिए, अभी का करंट टोटल रिटर्न दिखा रहा है 31.85 और XIRR दिखा रहा है 21.73। XIRR का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। CAGR इज रिक्वायर्ड, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग टू परचेज अ म्यूचुअल फंड. But XIRR is rather important for evaluating your returns on investment. XIRR is employed for investments where cash flow are evenly spread in time, but most investments are not evenly spaced as case of mutual funds. When a sequence of investment is made over a time, including outflows, rewards, switches, and other transactions, XIRR provides a better way to calculate the return. When computing mutual fund returns, XIRR is far superior to other methods. इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि आइडियल तौर पर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, मान लेते हैं आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए आपका 10 लाख बन गया, तब आपका वहाँ पे CAGR जो है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये काम करता है काफ़ी अच्छा फॉर कैलकुलेटिंग कि आप हर साल ऑन एन एवरेज कितना का रिटर्न जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उससे वो पता चलता है। बट XIRR जब आप म्यूचुअल फंड करते हो, SIPs प्लस लमसम्स भी आप डाल रहे हो, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना आप इवनली स्पेस, इवनली टाइम ड्यूरेशन पर इवनली मनी डाल रहे हो, ठीक है, लमसम भी डाल दे रहे हो आप, कभी आपका मन कर रहा है तो इस कारण से आपके लिए बेहतर है कि आप XIRR से कैलकुलेट करें। थोड़ा बहुत CAGR के जैसा ही इसका कैलकुलेशन होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें ज़्यादा पैरामीटर्स को भी हमको इंक्लूड करना होता है,
ठीक है। तो जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड, SIP एंड लमसम को जब एक साथ हम करते हैं और उसके टाइम पे हमको जब देखना होता है कि ईयरली ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दे रहा है, तो वो आपको XIRR बताता है, ना कि टोटल रिटर्न। ठीक है, टोटल रिटर्न को आपको वैसे भी देख के फ़ायदा है नहीं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने जो लास्ट महीने 30,000 रुपये डाले म्यूचुअल फंड में, उसके लिए तो एक ही महीना हुआ, उसके लिए तो 4 साल नहीं हुआ। जो 4 साल पहले डाला था 5,000, उसके लिए 4 साल हुआ है। जो 2 साल पहले मैंने 1 लाख रुपए लमसम डाला था, उसके लिए सिर्फ 2 ही साल हुआ है, राइट। सो हर एक पैसा हर एक डिफरेंट टाइम पे जो गया है, उसका हर एक का डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न रहा होगा, राइट। इसीलिए XIRR पे फोकस करते हैं। ये तो अभी इतना फॉल करने के बाद एक केस है, आपको दिखाई है खुद की मार्केट कितना फॉल किया है, राइट। इसके पहले ये लगभग 27-30 के आसपास दिखाता था मुझे XIRR, ठीक है। और टोटल रिटर्न्स तो उस समय 45-48% के ऊपर दिखाया करता था। बट कंसिडरिंग जो अभी दिखा रहा है 21.73, अगर हम इसको भी पकड़कर चलते हैं, कंसिडर करते हैं कि हमने 5,000 रुपये डाले हर महीना, 4 साल के लिए डाला, 21.7% का हमको XIRR जो है रिटर्न, वही हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न में डालते हैं और कैलकुलेट दबाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे इन्वेस्टमेंट आपका 2.4 लाख का हुआ है और आपका जो फाइनल अमाउंट खड़ा हो रहा है वो 3.8 लाख का हो रहा है, यानी कि 1.4 लाख का आपका प्रॉफिट है ना। मेरा प्रॉफिट इतना ज़्यादा यानी कि 100% होने के पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट जब भी गिरता था मैं लमसम डाल देता था, मेरे पास पैसे रहते थे, मैं लमसम डाल देता था। अगर लमसम नहीं भी है, आप सिर्फ 5,000 से ही इन्वेस्ट करते हो, तो भी ये बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न है। 4 साल तक सिर्फ 5,000 रुपये करके 3.8 लाख रुपीज़ बन गए आपके 2.4 लाख के, राइट। और अगर यही आप यहाँ पर 5,000 की जगह पे 10,000 से करते तो ये आपका 7.5 लाख रुपए बन जाता, ठीक है। तो यही एक फ़ायदा है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, SIP करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका इन्वेस्टिंग पीरियड, अभी आप एक चीज़ सोचो, मान लेते हैं कि आप 30 या 40,000 कमाते हो या 15,000 20,000 ही कमाते हो, और चलिए मान लेते हैं कि आप 5,000 रुपये महीने के सेव कर सकते हो आराम से, ठीक है। अभी आप मान लो कि एटलीस्ट 20 साल अगर आप काम भी करते हो, 20 ईयर्स आप काम करते हो, तो 20 ईयर्स आपकी सैलरी आ रही है, ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, राइट। अगर आप 30 साल की उम्र में भी शुरू करते हो काम, तो 50 साल तक तो करोगे ही। 25 साल की उम्र में भी करते हो तो कम से कम 45 साल तक तो काम करने ही वाले हो, करेक्ट। तो 20 साल भी हम पकड़ते कि आप काम कर रहे थे और हर महीने आप 5,000 करके डाल रहे थे, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, कंसिस्टेंटली डाल रहे थे, और यही रिटर्न आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलते गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, इट स्टैंड्स टू 2 करोड़। इन्वेस्टमेंट आपका 12 लाख हुआ है और आपने अमाउंट बना लिया 2 करोड़। इमेजिन करिए 20 साल बाद आपको रिटायर करने में ज़रा से भी प्रॉब्लम आएगी क्या? क्योंकि 20 साल बाद आपके पास रहेंगे 2 करोड़ रुपए, और 2 करोड़ का आपको अगर नॉर्मल आप ये करके रखते हो, 2 करोड़ मान लीजिए, 2 करोड़ को उसके बाद आप नॉर्मल कोई भी SIP नहीं करते हो, नॉर्मल म्यूचुअल फंड पे भी रख देते हो, ठीक है। हर साल अगर आप हर साल करते हो और मान लीजिए कि आपको सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो आपको पर ईयर कितना का यहाँ पे पैसा मिल रहा है? 30 लाख रुपीज़ आप सालाना कमाओगे कुछ बिना किए, यानी कि आपकी रिटायरमेंट भी सेफ है। आपने डाला कितना था? 5,000 रुपये। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये जो 2 करोड़ है आपने उठाए म्यूचुअल फंड में डाल दिए, सिर्फ ईयरली 15% का ही आप एनुअलाइज रिटर्न आप कमा रहे हो, उसमें भी आपका 30 लाख रुपए का कमाई होगा, और वो 30 लाख आपके बहुत अच्छा है, आराम से आप खर्च कर सकते हो पूरे साल में, राइट। सिर्फ 5,000 रुपीज़। इमेजिन आप अगर लाख रुपए कमाते हो और अगर आप 30-40 हज़ार सेव करते हो, या आप 40-50 हज़ार भी कमाते हो और 10-15 हज़ार भी सेव करते हो, तो ये अमाउंट कितना मैसिव हो सकता है। क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरे दादाजी या मेरे पापा जब छोटे थे तब इन लोगों ने MRF का शेयर या कोई और शेयर खरीद लिया होता तो आज हम कोई अच्छी जगह पे होते? आप लोगों ने ऐसा सोचा है, राइट। तो क्या आप चाहते हो कि आपके भी जो आने वाली जनरेशन है वो भी आपके लिए यही एग्जैक्टली सोचे कि मेरे पापा मम्मी या मेरे दादाजी ने क्या किया जब मार्केट इतना बूम कर रहा था, तब इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आप चाहते हो कि वो भी यही बातें करें, स्पेशली जब इंडिया बहुत अच्छी ग्रोथ फेज में है?
तो इसका मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। 5,000 रुपये बेयर मिनिमम है, उसको आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कॉलेज में भी पढ़ते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1,000 रुपये भी, अगर आपको पॉकेट मनी 2-3 हज़ार भी मिलती है, 1,000 रुपये आप सेव करो, 500 रुपये आप सेव करो, इसमें डालो, इसमें लगाओ और हर रोज देखना बंद कर दो। ठीक है, वॉरेन बफेट की रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 22%। मुझे म्यूचुअल फंड ने कितना दे दिया? 21.7%। आप खुद देख लो, यहाँ पे एक एरर बता रहा है। टोटल रिटर्न को आप मत देखो, वो काम का नहीं होता है, क्योंकि हम निकाल देते हैं, बेच देते हैं ना, डिफरेंट टाइम पे करते हैं, तो यहाँ पे टोटल रिटर्न ऐसा काम नहीं करता है। लेकिन XIRR आप देखो 21.73%। वॉरेन बफेट का ऑन एन एवरेज जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो बन रहा है वो 22% का है। क्या डिफरेंस है क्या? अगर इसको नॉर्मली हम फॉलो करते रहे तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, राइट? तो करोड़ तक पहुंचना इज़ नॉट अ बिग डील। 5-6 हज़ार 10,000 रुपये भी आप अगर लगाते रहोगे हर महीने कंसिस्टेंटली, उस पर फोकस नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्टिव जॉब है, आप उस पर फोकस करो, काम करो, मेहनत करो, यहाँ अपने पैसे आपके सेफली बनने वाले। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी किस तरह से आपको सिलेक्शन करना चाहिए म्यूचुअल फंड का। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि निफ्टी एक इंडेक्स फंड जो आता है निफ्टी वगैरह का, ठीक है, अगर आप उस पर लगाते हो तो उस पर अगर कितना रिटर्न आता है आपको अगर वो देखना है तो नॉर्मली मैं एक बार निफ्टी की चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, ये जो रिटर्न देगा वो भी आपको इतना ही देगा। मान लीजिए कि आप 10 साल के लिए लगाते, 2010 से लेकर 2020 तक। ठीक है, तो 2010 की स्टार्टिंग से लगभग इस एरिया से, राइट? सो यहाँ से लेकर 2020 के लगभग यहाँ तक 140% रिटर्न, यानी कि पैसा जो है वो 140 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, इस दौरान पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर 140% का रिटर्न। ठीक है, अगर यही 10 साल आप लगाते फिक्स डिपॉजिट पे तो वो शायद से आपका 100% का रिटर्न देता, लेकिन यहाँ पे आपको बोनस, एडिशन, शेयर्स वगैरह भी मिलते हैं, प्लस आपको फ़ायदा मिलता है डिप्स वगैरह पे बाई कर लेने का। ठीक है, और अब अगर हम इसको देखते हैं 20 साल के गैप में, लाइक 2022 चल रहा है तो 2002 से हम देखते हैं कि क्या रिटर्न इसने दिया है। यहाँ 2002 था, यहाँ 2022 चल रहा है अभी भी 1439%, यानी कि पैसे आपके 14 गुना हो गए 20 साल के अंदर, 14 टाइम्स आपका ग्रोथ हो गया है। ये सिंपल फिक्स डिपॉजिट की तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, उस तरीके से ये 14 टाइम्स हो गया है। बल्कि अगर आप इसमें ज़रा सी भी ये डिप्स वगैरह की अगर आप बेनिफिट्स उठा लेते तो ये रिटर्न्स और ज़्यादा है, 16 टाइम्स 18 टाइम्स आपका चला जाए। अगर आप ये 1439% को 20 ईयर से डिवाइड करोगे तो क्या होता है देख लेते हैं। 71% रिटर्न पर ईयर 20 साल में, हर साल 70 से 72% का रिटर्न, ये फ़ायदा मिलता अगर आप 20 साल के लिए, 2-4 साल के लिए आके फ़ायदा नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं। ठीक है, इसको आप हाथ ना लगाओ, और ये आपके लिए पूरा का पूरा रिटायरमेंट, या फिर आपको बाद में जाके बड़ा घर लेना है 5-10 साल के बाद, और आप बड़ा पैसा अभी इन्वेस्ट करते रहते हो मंथली बेसिस पे, तो अच्छी बात है। लेकिन आप छोटा पैसा लगाते हो तो उसको ना देखो, या तो आप मार्केट में म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में 2 तरीके से खेल सकते हो। या तो आप बड़ा पैसा लगाओ और रिटर्न्स को आप 4-5 साल बाद ही रिटर्न्स देखना शुरू करोगे, या तो आप छोटा पैसा लगाओ तो लंबे समय के लिए लगा दो। ठीक है, तो वो अपने टाइम के साथ ही डेवलप होने या कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा और उससे आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जैसे देखते हो कि 5,000 रुपये 20 साल के लिए आप करते हो। इनफैक्ट अगर आप 10,000 रुपये लगा दो, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, सिर्फ 15% के एनुअलाइज रिटर्न के साथ, तो वो 1.5 करोड़ पे खड़ा हो जाता है। सिर्फ 24 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 20 साल में 10,000 का, वो आपको 1.5 करोड़ बना के दे रहा है। इमेजिन द काइंड ऑफ वेल्थ यू आर क्रिएटिंग, राइट?
और ये 15 की जगह पे आप अगर 18% की रिटर्न को आप अगर कर पाते हो तो 2.3 CR हो जाता है ये। तो इतना पैसा आप बना सकते हो, ना दिमाग लगाना है ना टाइम देना है, ठीक है। किस तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये 2-3-4 म्यूचुअल फंड तो है, और बताओ ना और क्या लेना चाहिए, ठीक है। मेरी सजेशन उनके लिए ये है कि भैया ये कोई खाने पीने का मेन्यू आइटम नहीं है कि आप और क्या खरीदना है और क्या खरीदना है, शॉपिंग नहीं चल रही है आपकी, ठीक है। पहले आपको चीज़ जानना ज़रूरी है। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास स्टॉक है रिलायंस, SBI, टाटा मोटर्स, बजाज फिनेंस, ठीक है, ऐसे करके और भी अनगिनत स्टॉक्स है हमारे इंडिया में, ठीक है। अभी जो म्यूचुअल फंड हाउस होती है जैसे कि ब्लू चिप फंड हो गया एक, ठीक है, उनकी एक हो गई, एक मिड कैप फंड हो गया, ठीक है, एक सेक्टोरियल फंड हो गया जिसको जो हर एक सेक्टर बेसिस पे करते हैं, स्मॉल कैप हो गया, ELSS हो गया, ठीक है, और थीमेटिक या सेक्टरियल सेम होती है, ठीक है, और आपका मल्टी कैप हो गया, ठीक है। तो वास्टली यही होते हैं, और इसके अलावा जो भी होंगे तो वो डेट रिलेटेड ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप समझोगे तो ब्लू चिप जब आप फंड उठाते हो तो उसमें ना 20 से 25 ब्लू चिप स्टॉक्स यानी कि इंडिया की जो टॉप रेटेड कंपनीज है 15-20, उसी में से उनकी कोई सिलेक्शन होगी, या 50-100 कंपनीज में से उनका कोई सिलेक्शन होगा। सिम गोज फॉर मिड कैप कि जो इंडिया के जो नेक्स्ट 100 स्टॉक्स रहते हैं टॉप में, पहले 100 के बाद वाले 100 स्टॉक्स जो मिड कैप में आते हैं, वहाँ पे जो उनको अच्छा लगेगा अपने वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से, वहाँ से वो 20-25 उठाएंगे। और इसी तरीके से ये एक म्यूचुअल फंड बनता है। अगर आप मान लो कि दो ब्लू चिप फंड आप उठा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा हो ही सकता है कि मान लीजिए कि आप एक एक्सिस उठाते हो, एक्सिस ब्लू चिप फंड, और एक SBI ब्लू चिप फंड उठाते हैं, मान लेते हैं हिसाब से, ठीक है, ये सब रेफरेंस के तौर पर दे रहा हूँ। हो सकता है कि इसने भी रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है और इसने भी रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इट मेक्स नो सेंस कि दो ब्लू चिप फंड आप खरीदे जा रहे हो, आप हिसाब से एक ही चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ कि ग्रो पे अगर आप चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक्सप्लोर पे चलते हैं, ठीक है। अभी आप देखो लार्ज कैप की कुछ देख लेते हैं हम लोग, लार्ज कैप, ठीक है, और ये है एक्सिस अपॉर्चुनिटी, और मान लेते हैं ये कोटक का है, ठीक है। ये दोनों को हमने यहाँ पे खोल लिया। अभी आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे ना दिखा देगा कि कौन सी स्टॉक, 82 स्टॉक्स में होल्डिंग है भाई साहब, 82। रामदेव अग्रवाल, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इंडिया के बहुत फेमस इन्वेस्टर है, राइट। मोतीलाल ओसवाल के CEO भी है शायद से वो, तो या वो को फाउंडर है वहाँ के। तो उन्होंने जब अपनी करियर की शुरुआत करी थी, जब उनके पास 5-10 करोड़ थे, उनके पास 150 स्टॉक्स थे उनके पोर्टफोलियो पे, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग टू ग्रो हिज पोर्टफोलियो। तब वो वॉरेन बफेट की सारी बुक्स पढ़ने शुरू कर दिए, उनके जो न्यूज़लेटर्स आते थे उनको उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और वहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इससे आपकी ग्रोथ बहुत रुक जाती है, और सजेस्टेड यही रहता है कि 15-20 स्टॉक के बाहर आप ना जाए। 3 या 4 महीने के अंदर उन्होंने 150 स्टॉक से पोर्टफोलियो को रिड्यूस करके 15 स्टॉक्स पर ले आया, और उनका जो ग्रोथ है वो मल्टीफोल्ड हो गया। अभी आप सोचो कि इतने बड़े इन्वेस्टर 150 स्टॉक से उतार कर 15-20 स्टॉक पर ले आ रहे हैं टू हैव अ ग्रेट ग्रोथ इन हिज पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप 82 होल्डिंग्स एक म्यूचुअल फंड में आपकी जा रही है, और यहाँ पर आपकी देखिए 54 होल्डिंग्स है। तो आप कैसे सोच रही हो कि यहाँ पर मतलब आपका पैसे बनेंगे इतने सारे स्टॉक्स में, आप पैसे अगर आप लगा दोगे तो पहली पॉइंट है मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना है। क्लियर है आप लोगों को? ये मेरा सजेशन है, अगेन एनालिसिस मेरा, अपना लर्निंग्स है मेरा, उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है ये ब्लू चिप फंड्स में आते हैं, राइट। तो और एक हम फंड्स उठा लेते हैं एसबीआई का ब्लू चिप फंड, ठीक है। ये तीन हमारे पास आ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान है जो ये तीनों को खरीद लेता है, ठीक है, और उसको लग रहा है वो उसने तीन अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीदे हैं जबकि उसने तीनों ब्लू चिप खरीदा है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कोटक में ये कोटक का जो ब्लू चिप फंड है उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। या एसबीआई की ब्लू चिप फंड में यहाँ पे भी एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, रिलायंस है, एसबीआई है। तो यहाँ फर्क कहाँ रह गया? आप हिसाब से तो सेम ही स्टॉक में दो बार पैसे डाल रहे हो, यहाँ पे भी इंफोसिस है, आईटीसी है, यहाँ पे भी है, फर्क कहाँ रह गया? आपको लग रहा है आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, बात समझ रहे हैं आप? कि आपको लग रहा है कि आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो लेकिन एग्जैक्ट सेम स्टॉक में आपका पैसा जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात है, चाहे आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी करें, या 5 लाख का करें, डजेंट मैटर, आप अपने हिसाब से करो। और वो आपका रूल कुछ ऐसा होना चाहिए कि मान लेते हैं जितना भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप मान लीजिए कि 3,000 रुपीज़ का आप करने वाले हो, तो एक आप ब्लू चिप का म्यूचुअल फंड खरीद लो, 3,000 रुपीज़ एसआईपी, बात खत्म। उससे ज़्यादा आपको डाइवर्स नहीं करना है। आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन करोगे, रिटर्न आपको देखने नहीं मिलने वाला। क्लियर? मान लेते हैं आपके पास 5,000 है, तो आप 3,000 यहाँ डालो और जो 2,000 बाकी है उसको आप मिड कैप में डाल दो। अभी मान लीजिए कि आपके पास 10,000 है, तो आप 3,000 2,000 इसमें डाल दो और 5,000 जो है आप स्मॉल कैप में डाल दो। हाईली सजेस्टेड है सेक्टोरल फंड में आप पैसे नहीं डालोगे। कौन से फंड में डालना है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगेन वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होने वाला है, आप खुद की एनालिसिस करो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि सेक्टोरल फंड में आप नहीं करोगे। ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ईएलएसएस, मल्टी कैप, इन सब में करोगे, सेक्टोरल पे नहीं करेंगे आप। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो आगे बढ़ते हैं। तो 10,000 है, तो 2 और 3,000 यहाँ से ब्लू चिप और मिड कैप पे लगा हुआ है और बाकी का 5,000 आप स्मॉल कैप में लगा दीजिए। इस तरीके से आप हर एक कैप में, कैपिटलाइजेशन में आप इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि आप मल्टीपल फंड्स में एक ही स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दोगे। पहली बात तो ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छा सा एक ब्लू चिप फंड चूज करना है, अच्छा सा एक मिड कैप फंड चूज करना है, अच्छा सा एक स्मॉल कैप फंड चूज करना है। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट की साइज 20,000 30,000 है, तो आप एक अच्छा सा ईएलएसएस, ऑब्वियसली 1.5 लाख तक का ईएलएसएस सेविंग मिलता है, तो अगर आप ईएलएसएस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ईएलएसएस से आ सकते हैं, नहीं तो एक अच्छा सा मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। हो गया 3 से 4 फंड आपने उठा लिए, इसके बाद आपको दुनिया खत्म। अब आप 50,000 की आप सेविंग्स करना चाहते हो, हर महीने में एसआईपी करना चाहते हो, या 10 लाख की करना चाहते हो, आप ये 3 या 4 ही में कर सकते हो भाई साहब। आप इससे ज़्यादा और नहीं उठा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है, ठीक है। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप ले लिया, बात खत्म। या फिर एक मल्टी कैप ले लिया, एक स्मॉल कैप ले लिया, बात खत्म। इससे ज़्यादा देखना नहीं है अपने को, ठीक है। मैं अगर 30,000 की भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, तो एक ब्लू चिप, एक स्मॉल कैप और एक मेरा ईएलएसएस चलता है, बात खत्म। या मल्टी कैप चलता है, बात खत्म। इनफैक्ट मेरे अभी सारे ईएलएसएस में ही है, मैं बाकी में करता नहीं हूँ, क्योंकि ईएलएसएस में मुझे ज़रूरत है, तो 1.5 लाख रुपए का मुझे इन्वेस्टमेंट हर साल करना ही पड़ता है, तो वो मैं करता हूँ क्योंकि वो मेरी नेसेसिटी है, वो मैं बाई चॉइस, वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अदर देन दैट इतना स्प्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ और कौन सा फंड लूँ, और अरे भाई समझ तो ले भाई कि फंड होता क्या है, क्यों फंड आपको खरीदना है, इतना फंड लेके आपको करना क्या है। सब में तो सेम ही है, 50-50 होल्डिंग्स है आपकी, समझ रहे हो कि कोई पैसा बनेगा नहीं आपका इसमें, 80 होल्डिंग। तो फोकस पहले क्या करना है आपको, अभी ये एक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आपको कितने सारे फंड लेने हैं। कि 3,000 है तो बस एक फंड इज एनफ फॉर यू, 5,000 है तो 2 फंड, एक ब्लू चिप और एक मिड कैप में इज इनफ फॉर यू। एक ही कैप में, एक ही कैपिटलाइजेशन के अंदर मल्टीपल फंड्स मत लीजिएगा, ये बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। क्लियर है? 10,000 है या उससे ज़्यादा है तो स्मॉल कैप और मल्टी कैप की तरफ जा सकते हैं, और ईएलएसएस हमेशा अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो। अब क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एक जब म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ग्रो है आपके पास, दैट इज एनफ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, 5 इयर्स का डेटा देखना है, रेटिंग देखनी है, निफ्टी का 5 इयर्स का डेटा देखना है, एंड दैट इज इट।
इतना काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कई टाइम पे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स भी देख सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें आपको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं निफ्टी 5 ईयर्स और 5 ईयर्स डेटा का मतलब क्या है। मैंने अक्सर देखा है लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट में आया, आके एक्सप्लोर पे जाएंगे। एक्सप्लोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी यहाँ पर लिस्टेड है। इसके अलावा मल्टी कैप भी होती है जो कि यहाँ पर वो दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये पराग पारिक में है मेरा, ये फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, एक ही बात है। आप क्लिक करोगे तो ये फ्लेक्सी कैप अभी यहाँ पे लिख रहा है। ये सारे मल्टी कैप्स है। मल्टी कैप्स का मतलब ये लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों में ही इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि जब भी आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप जो भी चूज करो वो 5 स्टार रेटेड होना चाहिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे रेटिंग है, ठीक है। 5 स्टार रेटेड रहे तो अच्छी रहेंगी। उसके नीचे का 3 स्टार 2 स्टार उनको अवॉइड करिए, बेहतर, ठीक है। अगेन मेरा सजेशन एंड एनालिसिस है, ये आपको मैं खरीदने नहीं बोल रहा हूँ। पहले पॉइंट क्या हो गया, 5 स्टार रेटेड रहनी चाहिए। तो आप सिंपली एक्सप्लोर पे जाओगे, म्यूचुअल फंड्स पे जाओगे, पॉपुलर फंड में स्क्रीनर पे भी डालोगे। यहाँ पे आपके पास टोटल 1000 म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। आपको कितने चाहिए, 2 से 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 यहाँ पर हमने 5 स्टार वाला देखना शुरू किया। अभी यहाँ पर रिटर्न्स के जगह रिटर्न्स, पॉपुलरिटी, ये दोनों हमने डाल दिया, ठीक है। कि अभी हमारे यहाँ पे पॉपुलरिटी के हिसाब से हम देख रहे हैं। अभी पॉपुलरिटी के हिसाब से मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर दिख रहा है, ठीक है। बट मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट हूँ या मेरे को ये पैसे नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी एनालिसिस की तरीका आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे दिखता, रीज़न क्या है, मैं इसमें क्यों नहीं डालता। नंबर 1, ये सेक्टोरल फंड है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी डायरेक्ट लिखा है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी पे है। ये पॉपुलर में क्यों आ रहा है आपको पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये लोग रिसेंट में हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके कारण ये टॉप पर जाके बैठे हैं पॉपुलर पे, ठीक है। मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग नहीं है, पहला पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कनारा है, तो मैं इस पर इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत रेडी हो सकता हूँ, ठीक है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, क्या ये सेक्टोरल फंड है, तो नहीं, ये स्मॉल कैप है। फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ऑब्वियसली हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्टार है, स्मॉल कैप है, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट, यहाँ पे 5 ईयर्स का रिटर्न कितना है वो हमें नहीं दिखा रहे, ठीक है। एक बार इसके मेन पेज पे चले जाते हैं। इसके अलावा और मुझे यहाँ पे 5 स्टार में एक्सिस स्मॉल कैप दिख रहा है और इसका 5 ईयर्स का रिटर्न 20% है, विच इज़ गुड। तो मैं इसको भी देख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं 5 ईयर्स का ऑल पे जाता हूँ। ऑल पे जाने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा, इसकी शुरुआत ही 2019 में हुई है, तो ये 5 साल का डेटा नहीं दिखा सकता। तो इसमें नेट 30% का रिटर्न मिल रहा है, हाँ, 3 साल के अंदर। आपको हमेशा याद रखना है, 1 साल या 1 महीना, 6 महीने का रिटर्न से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको 3-5 ईयर्स का रिटर्न देखना पड़ेगा। 5 ईयर्स इज द बेस्ट रिटर्न जो कि आपको देखना चाहिए। कभी भी अगर 5 ईयर्स में आपको दिख रहा है 18-20% के ऊपर है, 18% के ऊपर है, इट्स अ गुड फंड, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। क्योंकि निफ्टी ऑन एन एवरेज 10 से 15% का रिटर्न सालाना देता है, ऑन एन एवरेज। कोई एक साल की पर्टिकुलर मैं बात नहीं कर रहा। तो 10 से 15% का, जब 15% के आसपास का रिटर्न निफ्टी हर साल जब देता है, तो अगर उसके ऊपर दे रहा है कोई भी फंड, तो इसका मतलब है कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो 18-20%, 22% कोई भी दे रहा है, याद रखिए 5 ईयर्स का डेटा आपको देखना है, तो 5 साल में, तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, तो इसको हमको अवॉइड करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि कनारा इज़ अ गुड ऑप्शन, 42% का रिटर्न है 3 ईयर्स में, ये आप देख सकते हो। उसके बाद स्मॉल कैप, ये भी अच्छा ऑप्शन है, 4 स्टार है, ठीक है, बट रिटर्न अच्छे हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, 5 स्टार और 4 स्टार में क्विकली एक डिफरेंस आपको तुरंत नज़र आ जाएगा कि इनका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है वर्सेस इनका फ्लक्चुएशन बहुत कम है, ठीक है। और अगर आपको फ्लक्चुएशन से ज़्यादा डर लगता है तो आप अवॉइड करिएगा जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो 5 स्टार में ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो इसका 18.8% है, तो ये भी बढ़िया है,
ठीक है। मेरा इसमें काफ़ी लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रहा है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, ऑब्वियसली इसलिए रहा है, ठीक है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी जैसे इसके नाम से मुझे बहुत क्लियरली समझ नहीं आ रही है कि ये सेक्टोरल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके पेज पे चला जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी देखने की कोशिश करूँगा। फंड साइज 5,000 करोड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें अगर हम नीचे जाते हैं, सो यहाँ पे आप अगर देखोगे इक्विटी सेक्टर जो एलोकेशन है, तो ये मल्टीपल सेक्टर्स में यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है, देन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये आप देख लेना कि कभी भी सेक्टोरल फंड आप गलती से ना उठा लो, क्योंकि जिस साल जो सेक्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा वो सबसे टॉप में आ जाएगा, आप ये समझ लेना। जैसे जब तक टेक्नोलॉजी टॉप पे थी, अभी जैसे कि बैंकिंग टॉप पे है, तो हाई चांसेस है कि अगर हम एक्सप्लोर पे जाएंगे और यहाँ पे हाई रिटर्न्स पे जाएंगे, तो जो बैंकिंग सेक्टर वाले जो है उनका नाम ऊपर आने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, ठीक है। तो अवॉइड करिएगा। जैसे कि इतने साल तक टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ रही है हमारे कंट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जिन लोग अभी जाकर टेक्नोलॉजी को देख रहे थे, उनके लिए टेक्नोलॉजी में सबसे हाईएस्ट रिटर्न था, तो वो धड़ाधड़ टेक्नोलॉजी में घुसे जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी वाला अभी भी दिख रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का और एक दिख रहा है। इसीलिए हमेशा अवॉइड करिएगा सेक्टोरल को ऑलवेज अवॉइड करिएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें आप और या फिर टैक्स सेव करना है तो टैक्स सेव हो गया, ठीक है। तो 18 to 20% एटलीस्ट 5 साल का एवरेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा है 5 साल का एवरेज, बढ़िया बात है। और उसके बाद आपको देख लेना है कि 5 स्टार है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 14.9% है 5 ईयर्स का, 5 स्टार है, रेटिंग 5 स्टार है, लेकिन 14.95 है, यानी कि ये इंडेक्स से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसलिए 12.9% है। तो इनको अवॉइड करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप चले जाओ यहाँ पर, या लार्ज कैप में आपको ये कुछ इस तरीका का रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मैं स्टिल देख सकता हूँ कि 15% पे यही सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। बट थोड़ा सा और अगर आप ढूंढोगे, जैसे कि लार्ज कैप मार के, तो यहाँ पर ये स्मॉल कैप करके आ रहा है, आई डोंट नो यहाँ पर ये लार्ज कैप खोलकर नहीं दिखा रहे हैं क्यों, बट इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था सो दैट आप लार्ज कैप को डायरेक्टली फिल्टर आउट कर सको, ठीक है। और या फिर आप सिंपली यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि ज़्यादातर चांसेस है कि जो लार्ज कैप है उनमें हाईएस्ट रहेगा, फंड साइज भी रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इन लोगों ने फिल्टर आई गेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर और एक आप सिंपल सा काम कर सकते हो, लार्ज ऐसे करके सर्च करके रख सकते हो, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट करते जाना, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है, कि कोई लार्ज कैप है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वांट का लार्ज कैप है, 14.46% का दिखा रहा है, ठीक है। और आप नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको एक भी नहीं दिख रहा, ठीक है। यू कैन गो टू द नेक्स्ट पेज अगेन, और इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। और या तो फिर आप नॉर्मल एक म्यूचुअल फंड का पूरा लिस्ट आता है, ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड्स है वहाँ से आप ढूंढो लार्ज कैप्स जो कि 15% से ज़्यादा का रिटर्न दे पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, और वहाँ पर आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हो। कीप इन माइंड कि 5 स्टार का रेटिंग ऑब्वियसली होना चाहिए उनमें, ठीक है, उस तरह से कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे आप सिंपली लार्ज मारो, तो जो भी आपके ये देखिए लार्ज कैप एंड मिड कैप आ रहे हैं। मेरा एसेट लार्ज कैप, मेरा एसेट मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। ऑब्वियसली इसका 5 ईयर्स का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 12.84 है, बट ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। इस पर मेरी हमेशा चलती रहती है, और इस पर एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरा है, मेरा एसेट का ब्लू चिप पिक है, ठीक है। तो उस पर मेरा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से आप ब्लू चिप मारोगे, जैसे ये एक्सिस का ब्लू चिप आ गया, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14.83 है। और अगर आप देखोगे कैनाडा रेबेका 14.95, दिस इज़ फाइन। ICICI का, ठीक है, 12.72, इसको आप अवॉइड करो, ठीक है ना, क्योंकि आप लंबे समय में करने वाले हो, तो लंबे समय के लिए आपको इस तरह से देख लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मिल गया एक ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ।
एक आपके साथ ही बैठ के हमने ढूंढ निकाला, ठीक है ना। तो ये जो हो गया, इस तरह से आपको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी फंड साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये आप देख सकते हो मल्टीपल जो भी सेक्टर है वहाँ पे भी एलोकेशंस किया हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फंड मुझे तो लगा, ठीक है ना। क्योंकि इसकी आप ओवरऑल देखोगे तो ऑब्वियसली 1 साल से तो अभी तो डाउन ही है, तो वो देख के फ़ायदा नहीं है, बट ओवरऑल 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का रिटर्न इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव। और ओवरऑल भी कर देते हैं तो ये 2013 से ऑलरेडी है, यानी कि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, और उसमें भी इसने 17% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है सेक्टोरल है, ठीक है, तो सेक्टोरल को अवॉइड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लू चिप है, बट सेक्टोरल लिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर आई कैन सी फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सेक्टोरल लिख रहा है, बट आई कैन सी कि यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स में एलोकेशंस है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट सेक्टोरल फंड पे आप जाओगे ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है, देखिए टेक्नोलॉजी पे 82% का है, इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे भी जो भी आप कम्युनिकेशन वगैरह भी देख रहे हैं ना, ये सारा टेक्नोलॉजी है। देखिए इन्फोसिस, टाटा, TCS, HCL, भारती, ये सारा टेक्नोलॉजी कंपनी ही है मोस्टली। तो इसी कारण से आप एक चीज़ क्लियर कर लेना कि सेक्टोरल फंड नहीं करें आप। वो सेक्टोरल लिख तो रहा है लेकिन है नहीं, वहाँ पे आप देख रहे थे वेरियस सेक्टर में आपका पैसा जा रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये बात अब हो गई। और अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कई लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है। तो भैया ये गलत सोच है, क्योंकि जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं वो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट इतना टाइम नीचे था तो म्यूचुअल फंड भी नीचे ही रहेगा। तो इसी हिसाब से अगर आप देखोगे चार्ट को, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था 2018 के आसपास, तो आप देखोगे उसके बाद ना फ्लैट रहा है ये पूरा टाइम, ठीक है। यार यहाँ पे आप देखेंगे नियर अराउंड नो ग्रोथ, ठीक है। थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखाता था तो उसके बाद फिर वो नीचे ही चला जाता था। तो इस ओवरऑल सिनेरियो में बिल्कुल पैसा नहीं दिखता था मेरा, यानी कि 2.5 साल तक मुझे यहाँ पर 2.5 या फिर 2 साल तक मुझे यहाँ पर 1 रुपया का भी खास कुछ ग्रोथ नहीं दिखा। ग्रोथ तो दिखा नहीं, और साथ में ये जो है एक शार्प फॉल जरूर दिखा था, बट SIP का फायदा मिलता है ना, वो यहाँ पर मुझे मिलते गया। और जस्ट बिकॉज यहाँ पर ही मेरा 90% 100% बोल सकता हूँ पैसा जमा हो चुका था, 90-95% पैसा जमा हो चुका था, मुझे इस रैली का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया, ठीक है। सबको वो शायद से उतना फ़ायदा ना मिले, लेकिन मेरा नसीब था या कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज इस समय मेरे को 2 साल 2.5 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखा, उसके बाद इतना बड़ा लॉस देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे SIP कंटिन्यूस चल रही थी, मैंने कभी SIP बंद नहीं करी। उसके बाद जो मार्केट ने इतनी ज़बरदस्त रैली लगाई, आपने देखा ही है कि नवंबर में मैंने यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये पूरा का पूरा जो मेरा 95% का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसका मुझे पूरा का पूरा ग्रोथ 5-6 महीने के अंदर मार्केट ने दिखा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप लगाते हो पैसा, आपको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए लगाना है, तो आपको रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं। ऑब्वियसली अब मैंने पैसा इसलिए निकाला, एक तो रीज़न था कि मेरे अपने पर्सनल खर्चे कुछ है, फाइनेंस एक्सपेंसेस कुछ है। दूसरा, मुझे ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है, प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ मैं, तो मुझे वहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ से मैंने ऑलरेडी 100% का ग्रोथ ले लिया है, तो यहाँ से मैं सोचा था निकल जाता है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लेता हूँ, जो है पड़ा रहे, विच इज़ यू कैन ऑलवेज सी कि जितना था 8-10 लाख रुपए तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, उसके बाद भी 6-7 लाख अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अभी भी। और मैं SIP करता रहूँगा, मैं SIP कभी बंद नहीं करने वाला, ये बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसिव इनकम है, पैसिवली यहाँ पैसे बनते रहेंगे। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रो के थ्रू आप कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि फ़ंड कैसे सिलेक्ट करना है, कितने सारे फंड सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। मेरे पास आप, हाँ, मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास हमेशा ब्रांड्स एंड कंपनीज आते रहती है, ब्रोकर्स आते रहते हैं कि सर प्लीज़ हमारा
ब्रांड को प्रमोट कर लो, ये कर लो, इतने पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन मैं कभी नहीं लेता। रीज़न एक ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखाने आ रहा हूँ चीज़ें, जो मेरी एक्सपीरियंस रही है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने आया हूँ, ठीक है, रादर देन कि वो वीडियोस बना के मैं उनका सेल्समैन बन जाऊँ। तो मैं वो करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को सिखाने आया हूँ, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली एकदम ओपन करके मैंने दिखा दिया कि क्या इन्वेस्टमेंट रही है मेरी, मैंने कितना यहाँ से निकाल लिया, आज कितना है मेरे पास। आप पोर्टफोलियो का ग्रोथ देख सकते हो कि ओवरऑल कैसे करके मेरी ग्रोथ रही है। मैंने यहाँ पे जाके पूरा धड़ाधड़ अक्टूबर से पैसा पूरा निकालना शुरू किया। आपने देख सकते हैं, आप जुलाई अगस्त से मैंने निकालना शुरू किया था, और फिर अक्टूबर के टाइम से बहुत रैपिडली निकालना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल ये था मेरा म्यूचुअल फंड का जर्नी, और ये जर्नी ऑब्वियसली चलता रहेगा। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, चाहे आप 10,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 50 लाख कमाते हैं, इट डजेंट मैटर, म्यूचुअल फंड करना ज़रूरी है। और हाँ, रिस्क यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट के तरह ही काम करेगा। मार्केट में जितनी पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाएगी, वो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ दिखेगा। बस जो भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि रेटिंग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा AUM नहीं होना चाहिए, 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं रहे तो ही अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये आप देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होल्ड नहीं करता है, 70, 80, 90 स्टॉक्स होल्ड नहीं करता है वो, ठीक है। और तीसरा, सेक्टोरल फंड नहीं होना चाहिए। और चौथा कि जो भी आप लोगे, आपको बता दिया मैंने, 5,000 है तो एक ब्लू चिप ले लोगे और एक मिड कैप ले लोगे, बात खत्म। और अगर आपके पास 10-15 हज़ार है हर महीने करने को, तो ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप ले लो, ठीक है। और उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आप लाख रुपए का भी कर सकते हो उन्हीं फंड में, 2-3 जो आपके पास है, क्योंकि वो ऑलरेडी 50-50 स्टॉक्स में लगा रहे हैं, तो आपको उतना दिखने का ज़रूरत नहीं है और भी ज़्यादा फंड्स, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि हम प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं। वहाँ पे मैंने आपको टारगेट दिया है 7,000 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। 500-600 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने बढ़ाया है। कोशिश करिए इसको 7,000 सब्सक्राइबर्स तक इस मंथ के एंड तक लेके जाने का, क्योंकि हमको प्राइस एक्शन आपके लिए 25,000 का कोर्स फ्री में यूट्यूब पे लाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।